Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, sex slavery is the fastest growing criminal business in this whole world. हर साल एटलीस्ट 20.6 मिलियन अडल्ट्स और बच्चे किडनैप्ड होते हैं सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री में खरीदे या फिर बेचे जाने के लिए, और उनमें से सिर्फ 2% विक्टिम्स ही सर्वाइवर्स में बदल पाते हैं। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी ही ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म का नाम है सेलिंग इजोबेल या फिर अपार्टमेंट 407। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में और इसे डायरेक्ट किया है रुडोल्फ बुइटेनडेक ने। दोस्तों, इस फिल्म में लीड कैरेक्टर का नाम है इजोबेल और इस रोल को निभाई है फ्रीडा फैरल ने। ये कहानी उनकी ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। फ्रीडा फैरल जब सिर्फ 22 साल की थी तब उसे सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ा था, लेकिन इस ब्रेव लेडी ने सिर्फ उस सिचुएशन से खुद ही बाहर नहीं निकली बल्कि दूसरों को वार्न करने के लिए एक फिल्म भी बनाई जिसकी कहानी हम आज जानेंगे। लेकिन ये कहानी किसी विक्टिम के नजरिया से बिल्कुल भी नहीं है, एक फाइटर, एक सर्वाइवर के नजरिया से है। सिंपैथी पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, अवेयरनेस फैलाने के लिए है। दोस्तों, कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम इजोबेल से मिलते हैं। शी इज अ यंग इंडिपेंडेंट सिंगल मॉम जो एक सर्टिफाइड पिलाटेस ट्रेनर की जॉब करती है, और वो अपने बेटी के ख्याल रखने के साथ साथ अपनी खुद की एक पिलाटेस स्टूडियो ओपन करने की भी सोच रही है। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और बच्ची भी बड़ी हो रही है। वो सेविंग्स तो कर रही है और उसका बॉयफ्रेंड मार्क जो एक मेडिकल ट्रेनी है वो भी उसे सपोर्ट कर रहा है, मगर ये सब कुछ इनफ नहीं है। ऐसे में एक दिन एक कैफे में उसके साथ एक अजीब सा हादसा होता है। वो जब अकेली बैठी थी, एक भिखारी आकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है। पहले तो इधर उधर की बातें करता है, उसके बाद उसके प्लेट से सैंडविच उठाकर भी खा लेता है। ऊपर से उसे छूने की कोशिश करता है। एक अकेली लड़की को ऐसे सबके सामने हैरस होना पड़ रहा था, ये देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता। फाइनली एक आदमी आकर उस भिखारी को भगा देता है। इजोबेल couldn't thank him enough। वो बेचारी काफी डर गई थी। बातों बातों में उसे पता चलता है इस आदमी का नाम है पीटर और वो एक फोटोग्राफर है। जाने से पहले पीटर इजोबेल को एक सर्टेन ऑफर देता है। असल में अभी वो जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा है उन्हें कोई रेगुलर मॉडल नहीं चाहिए, उन्हें एक एवरीडे गर्ल चाहिए, और उसके लिए इजोबेल बिल्कुल परफेक्ट है। काम सिर्फ कुछ ही घंटे का है और पेमेंट काफी हाई है। इजोबेल को पैसों की जरूरत तो थी ही, मगर आज से पहले उसने कभी मॉडलिंग की नहीं, तो वो मना कर देती है। मगर फिर भी ये आदमी उसे अपना एक कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। घर लौटने के बाद इजोबेल बहुत सोचती है, मार्क से बात करती है। आदमी तो सूट बूट पहना हुआ था, काफी डिसेंट दिख रहा था और मैरिड भी। मार्क ने भी उसके वेबसाइट को चेक किया है, शक करने जैसे कुछ है ही नहीं, तो इजोबेल डिसाइड करती है वो एक चांस ले सकती है। तो वो पीटर को कॉल करके उसके एड्रेस पर जा पहुंचती है नेक्स्ट डे। लेकिन उस बिल्डिंग के सामने पहुंचकर उसे थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगता है, क्योंकि ये कोई ऑफिस बिल्डिंग तो नहीं है, ये तो एक कॉमन सा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। बहुत देर तक बहुत कुछ सोचने के बाद जब पीटर उससे कहता है उसके साथ उसकी असिस्टेंट क्लोई भी है, तो इजोबेल फाइनली घर के अंदर जा पहुंचती है अपार्टमेंट 407 में, और उसे पता चलता है वो फालतू में ही टेंशन ले रही थी। ये बंदा सच में ही एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अंदर स्टूडियो का सारा सेटअप था, बिल्कुल एक प्रोफेशनल माहौल बना हुआ था। क्लोई हर एक चीज का ख्याल रख रही थी। उस फ्लैट में और कोई था तो नहीं, मगर उनके फोन में कंटिन्यूअस कॉल आ रहे थे। उनके बातों से लग रहा था घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। पीटर इजोबेल की कुछ फोटोज क्लिक करता है एंड विद इन 10 मिनट्स काम पूरा हो चुका था। अभी इजोबेल घर जा सकती है। पीटर इन फोटोज को क्लाइंट्स तक भेजेगा, अगर वो सिलेक्टेड हुई तो उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑनेस्टली इजोबेल के लिए ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। वो काफी खुश थी, उसे तो पता ही नहीं था वो इतनी फोटोजेनिक है। अगर उसे ये ऑफर सच में मिल जाए तो उसके लिए तो लॉटरी लग जाएगी। तो जब क्लोई उसे कॉल करती है वो काफी एक्साइटेड थी और नर्वस भी, लेकिन क्लोई उसे कहती है कि क्लाइंट्स को उसकी पिक्चर्स बहुत पसंद आई है, तो अगर वो फाइनल शूट के लिए राजी है तो कल ही उसे पीटर से जाके मिलना होगा उसी फ्लैट में। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो पहुंच जाती है उस स्टूडियो में। शूट दोपहर में था, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गई थी शायद, इसीलिए अभी तक कोई नहीं आया। उसे तो यही लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही पीटर जब उसके पीछे दरवाजा लॉक करके चाबी अपने पास रख लेता है, तभी से उसे डर लगने लगता है। वो समझ चुकी थी कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन इतना गलत इसका कोई आइडिया भी उसे नहीं था। इस वाले पीटर से उस पीटर का कोई मैच ही नहीं था। ये पीटर इजोबेल को एक चाकू से डराता है और एक पैकेट देकर चेंज करने के लिए कहता है। अंदर कुछ यूज्ड अंडरगारमेंट्स था।
इसोबेल का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये आदमी आखिर चाहता क्या है। वो उसे डराने के लिए कहती है उसके बॉयफ्रेंड मार्क के पास इस जगह का एड्रेस है, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन पीटर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब इसोबेल छुपके से मार्क को कॉल करने की कोशिश करती है तो पीटर उसे मारकर उससे वो फोन छीन लेता है। उसे ज्यादा बात करने की परमिशन नहीं दी जाती। पीटर उसे मारता है, चोक करता है और उसे वो बिकिनी पहनने के लिए फोर्स करता है। इसोबेल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शी हैड टू डू इट। इसके बाद पीटर उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है और उसे दूध देता है पीने के लिए। उसे पता था इसमें जरूर कुछ मिलाया गया है, मगर सब कुछ जानकर भी इसोबेल को वो दूध पीना पड़ता है क्योंकि ये आदमी उसे अभी उसके बेटी को लेकर डराने लगा था। इसोबेल वो दूध पी लेती है और पीटर उसके नेकेड बॉडी की तस्वीर खींचने लगता है। बस कुछ ही मिनट्स के अंदर इसोबेल बेहोश हो जाती है और इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। जब उसका सेंस लौटता है वो देखती है वो किसी दूसरे कमरे में है, कम्प्लीटली नेकेड। वो ब्लू ड्रेस उसके सामने पड़ा है और एक आदमी उसे रेप कर रहा है। पीटर वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। काम खत्म करने के बाद वो आदमी पीटर को पैसा देकर निकल जाता है। इस आदमी को तो इसोबेल जानती है। जब फर्स्ट टाइम वो इस घर में आई थी तब ये आदमी भी यहाँ पर था। उसे पीटर ने अपना कलीग कहा था। अब कलीग है या क्लाइंट ये तो पता चल ही गया और इसोबेल को भी बहुत अच्छी तरीके से यह पता चल रहा था कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। ये शरीफ दिखने वाला सूट बूट पहना हुआ आदमी असल में एक सेक्स ट्रैफिकर है और वो इसोबेल को यहाँ से जाने तो नहीं देने वाला। इसोबेल फिर से एक बार बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उसे वहाँ एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। उससे किसी तरह से शायद वो निकल भी पाती, मगर वो कांच काफी थिक एंड हार्ड है। एक ही दरवाजा है जिसे पीटर हमेशा बंद रखता है। अदर विंडोज को बाहर से सील किया गया है। ड्रॉयर्स में कोई नॉब नहीं है। लैंप्स को भी चेन से बांध रखा गया है। इनफैक्ट इस कमरे में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे इसोबेल वेपन की तरह यूज कर पाए। सर्टेनली सिर्फ इसोबेल के लिए इतना कुछ प्रिपरेशन तो नहीं किया होगा पीटर ने। यहाँ पर जरूर उससे पहले भी और भी कई सारे लड़कियां रह चुकी है और उसके बाद भी रहने वाली है। इट इज ऑल वेल प्लान्ड। और ये बात पहले दिन ही पीटर बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसोबेल उसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। अभी यही उसका घर है और इसी जिंदगी को उसे अपनाना होगा। लेकिन इसोबेल को इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। उसे पता था जब वो घर नहीं पहुंचेगी तो मार्क उसे जरूर ढूंढने आएगा। बट द प्रॉब्लम इज उसे नहीं पता ये घर कहाँ है, ये जगह कौन सी है, सेम बिल्डिंग इवन सेम सिटी में है या नहीं। ऊपर से पीटर उसके घर में कॉल करके बता देता है कि इसोबेल को आज लौटने में लेट हो जाएगा। मतलब पीटर इस काम में शायद बहुत दिनों से है, हर तरफ वो ध्यान रख रहा है। तो ऐसे में इसोबेल और क्या कर सकती थी। एक के बाद एक जानवर उसके शरीर को नोचने लगा और वो सहन करने लगी। उसे अपने आप से ही घिन आने लगा था। ऊपर से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो पीटर को भी कहती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। एक भी क्लाइंट कम नहीं हुआ, इनफैक्ट टॉर्चर और जैसे ज्यादा ही बढ़ गया। फर्स्ट डे ऐसे ही बीत गया, इसोबेल कुछ नहीं कर पाई। लेकिन सेकेंड डे उसे अपने ही जैकेट में से एक नेल फाइल मिलता है जिसे वो अपने पास चुपके से रख लेती है। जैसे ही पीटर उसके पास आता है इसोबेल उसे स्टैप करके कमरे से बाहर भागती है। उसे पता चलता है ये रूम उसी बिल्डिंग में है, टेरेस पर। वो भागकर नीचे उतरने लगती है, चिल्लाने लगती है, हर एक दरवाजे पर नॉक करती है, मगर ये बिल्डिंग कम्प्लीटली खाली है। सिर्फ उसी का फ्लैट का दरवाजा खुला था, अपार्टमेंट 407। इसोबेल उस फ्लैट में जाकर छुप जाती है। पीटर के लैपटॉप से मार्क को मेल करने की कोशिश करती है, मगर इस फ्लैट में एक छोटी सी बच्ची भी थी, पीटर की बेटी। जब वो अपने पापा को नॉक करते देखती है तो वो दरवाजा खोल देती है और पीटर अंदर आके इसोबेल को मार के बेहोश कर देता है। जब उसका सेंस लौटता है वो अपने आप को एक क्लोजेट में बंद पाती है। पीटर ने उसका हाथ मुंह बांध कर उसे वहां पर छोड़ दिया है। वो चिल्ला तक नहीं पा रही थी। पता नहीं कितने घंटे बीत गए, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है इसी घर में। मार्क उसे ढूंढते हुए आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुका था। उसे हिंट्स देने के लिए इसोबेल क्लोजेट के अंदर से ही धक्का देने लगती है। मार्क को ये आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने घर के अंदर भी जाता है, लेकिन अंदर उसे कोई भी नहीं दिखता। और ये पीटर जो अपना नाम पैट्रिक बता रहा था, वो कहता है कि शायद ये आवाज ऊपर के फ्लोर से आ रही होगी। वो ना कोई फोटोग्राफर है, ना उसने कभी इसोबेल को देखा है, तो मार्क को वहां से जाना ही पड़ता है। बेचारी इसोबेल को वो रात उसी हालत में उसी क्लोजेट के अंदर बिताना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर उसे बाहर निकालता है।
वो बहुत क्लियरली इजोबेल को वार्न करता है कि उसके बारे में सब कुछ पीटर और उसके आदमियों को पता है। अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो उसके आदमी इजोबेल के फैमिली को हर्ट कर सकते हैं। इजोबेल फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में कोई भी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं रह पाता, तो इजोबेल पीटर की बात मान लेती है। फिर से एक बार उसी नरक में वापस जाती है। इस बार जो आदमी आता है वो उसका चेहरा प्लास्टिक से कवर करके उस पर टॉर्चर करता है। इजोबेल इतनी टूट चुकी थी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, मगर उसकी किस्मत तो देखो, पीटर उसे बचा लेता है। इजोबेल पीटर से पूछती है, मैं ही क्यों, वो क्लोई क्यों नहीं? जवाब में पीटर कहता है वो क्लोई एक बहुत ही आम लड़की है, लेकिन वो इजोबेल की तरह बेवकूफ नहीं है। वो ऐसे ही किसी के घर में नहीं जाएगी, वो भी दोबारा। मतलब उसके मुताबिक इजोबेल जैसे लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इजोबेल के पास अभी भी एक चांस है घर लौटने का। अभी नेक्स्ट जो क्लाइंट आ रहा है वो पीटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इजोबेल उसे खुश कर पाई तो वो घर जा सकती है। पीटर इजोबेल को एक ड्रेस देता है और कुछ मेकअप्स और जल्दी से रेडी होने के लिए कहता है। हम देखते हैं विद इन 15 मिनट्स एक वेल ड्रेस्ड आदमी इस कमरे के अंदर आता है और इजोबेल पर रेप अटेम्प्ट करता है। लेकिन इजोबेल की भयानक मेकअप देखकर रुक जाता है। इजोबेल पागल की तरह हंस रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी और फाइनली काजल से उसे स्टैब भी करती है। उससे उस आदमी का तो कुछ नहीं होता, मगर पीटर इजोबेल को मार कर बेहोश कर देता है। असल में ये आदमी पीटर का सुपीरियर है, या फिर इससे पीटर ने पैसा लिया है अपने बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। उसे बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो ऐसे लड़कियों को फंसा कर पैसा कमाता है। यहाँ पर कुछ समय रहने के बाद वो इन लड़कियों को बाहर भेज देता है और जो लड़कियां नहीं मानती उन्हें मार डालता है। इजोबेल को भी बाहर भेजने का ही इरादा था, लेकिन अभी उसे मारने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में इजोबेल को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये आदमी उसे जाने नहीं देने वाला, कितने भी क्लाइंट्स क्यों ना आ जाए, तो वो उसकी बात क्यों मानेगी। इससे अच्छा वो अपने तरीके से फाइट करे, लेकिन इसका अंजाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। जब इजोबेल का सेंस लौटता है वो देखती है पीटर ने उसका मुंह बेल्ट से बांध दिया है, हाथ में हैंडकफ्स डाल दिया है और इस वक्त इजोबेल के बिल्कुल सामने एक आदमी हाथ में इंजेक्शन लेकर खड़ा है। और ये आदमी और कोई नहीं, वो भिखारी है, कैफे वाला। मतलब ये सारे इसी ग्रुप का हिस्सा है और वो सब कुछ एक नाटक था। वो इजोबेल को पॉइजनस इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, मगर पीटर उसे कॉल करके मना करता है क्योंकि ये लास्ट शॉट इजोबेल को इस बार वो खुद देना चाहता है। तो ये आदमी उस इंजेक्शन को वहीं टेबल पर रखकर निकल जाता है और इजोबेल बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को हैंडकफ से फ्री करके उस इंजेक्शन को उठा लेती है। असल में बार बार रगड़ने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था, इसीलिए उसके हाथ इतनी इजीली फिसल कर बाहर आ गए। वो उस इंजेक्शन को लेकर चुपचाप पीटर के आने का वेट करने लगती है। जैसे ही पीटर अंदर आता है वो उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाती। पीटर उसके हाथ से वो इंजेक्शन फेंक देता है, उसे मारने लगता है। लेकिन इजोबेल को भी पता था यही लास्ट चांस है, तो वो जी जान से लड़ने लगती है और फाइनली पीटर को जख्मी करके रूम से बाहर भागती है। सीढ़ियों से नीचे रास्ते पर जा पहुंचती है। रात हो चुकी थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था आसपास। वो दौड़ने लगती है और कुछ दूर जाने पर उसे पुलिस पेट्रोलिंग कार नजर आती है। उसे देखकर ही वो ऑफिसर समझ गए थे उसकी हालत। इजोबेल इतनी रो रही थी, पहले तो वो कुछ बता ही नहीं पाई, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और पुलिस को सब कुछ डिटेल में बताती है। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कुछ ऑफिसर्स उसी वक्त उस अपार्टमेंट में जा पहुंचते हैं। उन्हें वहां इजोबेल के कहने के अनुसार सब कुछ मिलता है, मगर पीटर नहीं। इनफैक्ट इसके बाद पीटर कभी भी नहीं मिला। उसके खून और फिंगरप्रिंट से उसे ट्रेस करने की कोशिश भी की गई थी, मगर किसी भी रिकॉर्ड से उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं हुआ। वो जो नंबर्स यूज करता था वो सब अनरजिस्टर्ड है, हेंस अनट्रेसेबल। और उसके वेबसाइट को ईस्टर्न यूरोप तक ट्रैक किया गया था, बट नथिंग एल्स। मतलब इतने घिनौने अपराध करने के बाद भी ये आदमी बच गया। शायद अभी भी वो किसी और देश में ये सब कर रहा है। दोस्तों, फ्रीडा की रियल लाइफ स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसे ये ऑफर लंदन के एक बिजी स्ट्रीट पे अचानक से ही मिला था। उसे बेसमेंट में 3 दिन और 2 रात के लिए बंद रखा गया था और बाकी सब काइंड ऑफ सेम ही है। दोस्तों, हम सबको पता है ऐसी एक्सपीरियंसेस अनटॉलरेबल है किसी भी लड़की के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन इस ब्रेव लेडी ने पता नहीं कैसे हिम्मत जुटाई अपने खुद की एक्सपीरियंस पर एक फिल्म बनाने के लिए, मतलब उसी सेम एक्सपीरियंस को सेकेंड टाइम फेल करने के लिए। हैट्स ऑफ टू हर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।